exercise. Good morning all, welcome to Learners Academy. क्वेश्चन नंबर 10th डाउट है एंजल को। ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल तो इतना क्यों खुश हो रहे हो? सेलिब्रिटी है क्या वो? आ गया तो ठीक है। ट्राइंगल PQR। शिवम ऐसा क्या नशा कर रखा है तूने? हाँ, राइट एंगल एट Q। क्यों सर? तेरे आते ही सब चौकन्ने हो जाते हैं, या तो तेरे से डरते हैं। हाँ सर शायद कभी कभी देख। हाँ, क्या तो फिर इसके आने और जाने का इतना क्यों ध्यान रखते हो आप लोग? फालतू फालतू ही आप उसको वो दे रहे हो, तो वो अटेंशन दे रहे हो, तो वो अपने आप में ही चल रहा है। हाँ आओ। राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR कितना है? ये PR, ये QR, इन दोनों का सम कितना है? अब 25 में से PR कितना है, QR कितना है, ये मुझे पता नहीं है। क्या पता है फिर? PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये पता है। तो ये तो फिक्स है, PQ तो 5 सेंटीमीटर है। बची हुई दो साइड्स में से एक भी साइड पता नहीं है, लेकिन बची हुई दो साइड्स का सम मुझे पता है। तो अगर बची हुई दो साइड्स का आपको सम पता है, तो किसी भी एक साइड को मान लो x, या तो PR को या QR को। बोलो किसको मानेंगे? किसको माने बोलो एंजल? PR और QR में से किसको x मान? QR को x माना तो फिर PR कितनी आएगी? 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या है? 25 है। दोनों का सम 25 है ना। PR और तेरे पास और निहारिका के पास मिला के 100 रुपए हैं। अगर तेरे पास 20 है तो निहारिका के पास कितने हैं? कैसे पता किया? टोटल में से तेरे रुपए को माइनस करके। इन दोनों का टोटल 25 है, उसमें से इसके पास x रुपए हैं, तो इसके पास 25 माइनस x रुपए होंगे। अब x कुछ भी होगा, मान लो x 10 होगा तो इधर 25 माइनस 10 कर दूंगा। अगर x 15 होगा तो इधर 25 माइनस 15 कर दूंगा। ठीक है, तीनों साइड्स आ गई। अब क्या कर देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब आके अभी x की वैल्यू निकालनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस इधर x का स्क्वायर बराबर इधर 25 माइनस x का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी। एक बार x की वैल्यू निकल के आ गई, एक बार x की वैल्यू निकल के आ गई तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता चल गए। और ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है तो कोई भी रेशियो किसी भी एंगल पे निकालो। वैसे तो ये एंगल P पे ही निकलवा रहा है सारे रेशियोस। एंगल P को ही थीटा मान के सारे रेशियोस निकलवा रहा है, पर एंगल R से भी क्वेश्चन आ जाए तो भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा, मतलब 25 है ना, ये 25 माइनस x है और ये 5 है, तो फिर 5 12 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 आनी है और ये 13 आनी है, क्योंकि बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज रहेगी। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है ना? अब 12 क्यों आएगी? क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, और 12 और 13 का सम 25 भी होता है। तो कई बार ये लॉजिक्स भी हमको वो बड़ी कैलकुलेशन करने से बचाते हैं। बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो भी x की वैल्यू 12 ही होती। और एक छोटा सा लॉजिक यूज किया, यार 5 तो दिख ही रहा है। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 5 दिख रही है 100%, दूसरी 12 और 13 है 100%, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो। ठीक है, अब 12 और 13 में से बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस ही होगी और छोटी साइड बची हुई 12 होगी। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड 3 सेंटीमीटर दिख रही है, 100% बची हुई दो साइड्स क्या होंगी? 4 और 5, क्योंकि 3 4 5 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। तो ये ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। याद है सबको? सबसे छोटा ट्रिपलेट कौन सा होता है? 3 4 5। कौन सा होता है सबसे छोटा ट्रिपलेट? 3 4 5। थोड़ा सा और बढ़ा जाओ तो 5 12 13, जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। थोड़ा और बढ़ा जाओ तो होता है 7 24 और 25। 7 24 और 25। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 बराबर 25 का स्क्वायर 620। और बड़े भी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये लिमिटेड नहीं होते, चलते जाते हैं जितने बड़े नंबर्स में चलते हैं। लेकिन कम से कम इतने जो डेली यूज में हमारे क्वेश्चंस में आते हैं वो तो हमको याद होने चाहिए। क्या ये प्राइम नंबर है? 4 3 5 और 7। अच्छा, शुरुआत प्राइम नंबर से होती है ऐसे पूछ रहे हो आप, तो अगला फिर 11 से बनना चाहिए। कभी इस चीज पे गौर नहीं किया, करेंगे फिर बताएंगे कि शुरुआत प्राइम नंबर से होती है कि सही। अच्छा लॉजिक पकड़ा उसने, लेकिन फिर 2 भी है प्राइम नंबर, तो 2 से कोई नहीं बना ट्रिपलेट। ठीक है ना? हाँ चलो देखो,
दूसरी चीज, एक ट्रिपलेट पता है ना अगर आपको, तो इन ट्रिपलेट से ही आप बहुत सारे और ट्रिपलेट बना सकते हो। कैसे? इस ट्रिपलेट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नया ट्रिपलेट तैयार हो गया। करो, क्या बनेगा? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, बताओ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है ना? करके देख लो कैसे होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 होता है, जो कि 10 का स्क्वायर है। अच्छा, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा, ये भी एक ट्रिपलेट बनाएगा। ये तो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, और बेसिक से बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं, उनको मल्टीपल करते जाओ 2 से 3 से 4 से 5 से। और बेसिक भी इतने ही नहीं है, बेसिक भी और हैं, लेकिन कम से कम ये 3 बेसिक जो कैलकुलेशन में 25 तक या 40 तक आपको याद होनी चाहिए। उसके आगे और भी ट्रिपलेट्स होते हैं बेसिक भी। ठीक है, चलो, तो डाउट क्लियर है अभी एंजल? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने कल ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल लेकर, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, एक पर्टिकुलर एंगल लेकर इस साइड और इस साइड का रेशियो निकाला, इस साइड और इस साइड का रेशियो निकाला, इस साइड और इस साइड का भी निकाला। इस तरह से 6 रेशियोस निकाले, फिर इस साइड का इससे निकाला, इस साइड का इससे निकाला, इस साइड का इससे निकाला, एक बार क्लॉकवाइज में एक बार एंटी। तो 6 रेशियोस बने। उन 6 रेशियोस को हमने नाम दिया साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर एंगल को रेफर करते हुए हम 6 वैल्यूज, 6 रेशियोस निकाल रहे हैं, जिनको अपन कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। अब बात करते हैं कि सर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स अगर अपन ले लें, जैसे 60 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, तो ये रेशियोस होते हैं फिक्स्ड, ये रेशियोस होते हैं फिक्स्ड कुछ एंगल्स को लेकर। वैसे तो हर एक एंगल पे फिक्स होता है, जैसे मैं कहूंगा ना कि 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे वो रेशियो स्पेसिफिक वही बनेगा, मतलब 1 डिग्री पे इसका और इसका एक फिक्स रेशियो बनेगा जो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे हर एक एंगल पे स्पेसिफिक रेशियो बन रहा है और 6 का बन रहा है। हर एक एंगल पे साइन भी फिक्स है, कॉस भी फिक्स है, टेन भी फिक्स है, कोसेक भी फिक्स है, सेक भी फिक्स है और कॉट भी फिक्स है, हर एक एंगल पे फिक्स है। तो ये तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उस पर अपने को इसकी वैल्यूज 6 के 6 रेशियोज की वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, उसके लिए हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करी थी, अगर आपको याद हो। उस टेबल की मदद से हमने वो वैल्यूज को इवेल्युएट किया था। फिर भी मैं ये कहूंगा कि साइन कॉस टेन की याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन कॉस टेन की याद है तो कोसेक सेक कॉट उसी का उल्टा है ना? वो टेबल की मदद कब लोगे? जब बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ एग्जाम में। कई बार होता है कि सब कुछ याद करके ब्लैंक हो गए, नहीं याद आ रहा कि cos 30 कितना था, तो फटाफट क्विकली टेबल ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि cos 30 कितना था। बट साइन cos 10 ये 3 की याद करके ही जाना, उसी में फायदा है। ठीक है, क्लियर है? तो वो टेबल की तरफ चलते हैं अब। और वो स्पेसिफिक एंगल्स 5 हैं। कितने हैं? 5। 0 डिग्री, 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, इन 5 एंगल्स पे अपन क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे? हाँ जी, 0 डिग्री, ये तो थीटा है मतलब एंगल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, यानी टोटल वैल्यूज 30 हो गई है। कितनी हो गई? 30। 6 × 5 3 हो गए ना। एंगल्स 5 है, रेशियो 6 है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। कोई डाउट? सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या लगाएंगे? 4 4 4 4 4। ठीक है, और सब पे क्या लगा देंगे? होल रूट, होल रूट, होल रूट, होल रूट एंड होल रूट। और फिर इनकी वैल्यूज इवेल्युएट कर लेंगे। जैसे कि 0/4 क्या होता है? 0/4 0 होता है, और रूट 0 क्या होता है? 0। फिर क्या करेंगे? 1/4 का रूट निकालेंगे, तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2। फिर 2/4 का निकालेंगे, तो 2/4 कट के 1/2 बन गया। 1 का रूट तो 1 हुआ, लेकिन 2 का रूट 2 ही रहेगा, क्योंकि रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। 3/4 को करते हैं, तो 3 का रूट सोल्व नहीं होगा क्योंकि रूट 3 इरेशनल है, लेकिन 4 का सोल्व हो जाएगा क्योंकि रूट 4 रैशनल क्या होता है? 2 होता है, तो रूट 3/2। लास्ट में 4/4 कट के 1 हो गया, और 1 का रूट क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये साइन थीटा की वैल्यू इन 5 एंगल्स पे इस तरह से निकाली जाती है। अगर भूल जाओ तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो। क्या किया मैंने? 0 1 2 3 4। क्या किया? 0 1 2 3 4। लास्ट नंबर कौन सा था? 4। तो सबको किससे डिवाइड किया?
4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। फिर सबका क्या कर दिया, होल रूट कर लिया और वैल्यूज निकाल ली। एक बार साइन की वैल्यूज आ जाएं तो कॉस की वैल्यूज जस्ट उसकी रिवर्स होती हैं। क्या होती हैं, रिवर्स। मतलब इसी क्रोनोलॉजी को आप इधर से पढ़ें, जैसे ये पढ़ रहे हो आप 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, 1। इसको आप यहां से पढ़ो तो देखो सबसे पहले 1, फिर √3/2, ये दोनों सेम रहेंगी 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ें, 0 से लेके 90 डिग्री जा रहे हो तो 90 डिग्री से 0 डिग्री आओ। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि साइन और कॉस कब तो इंक्रीज होते हैं और कब डिक्रीज होते हैं। तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की वैल्यू, वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इंक्रीज होती है। देखो 0 से शुरू हुई 1 पे खत्म हुई, इंक्रीज हो रही है। लेकिन कॉस की वैल्यू 1 से शुरू हुई और तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एक और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि साइन और कॉस का अगर कंपैरिजन करें आपस में, साइन और कॉस का कंपैरिजन करें आपस में, तो कौन सा बड़ा है, साइन थीटा बड़ा है या कॉस थीटा बड़ा है? तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि साहब 45 डिग्री पे तो दोनों बराबर हैं। 45 डिग्री पे तो दोनों, 45 डिग्री से जब छोटे हैं तब ये बड़ा है, और 45 डिग्री से जब आगे निकल गए तब वो बड़ा है। चेक करो, ये 1 इससे बड़ा है, √3/2 इससे बड़ा है, आप सॉल्व कर लेना। इधर √3/2 इससे बड़ा है और 1 इससे बड़ा है। समझ आया? 45 डिग्री पे दोनों भाई बराबर हैं। 45 डिग्री से जब छोटे एंगल्स ले रहे हो आप, कुछ भी 44 डिग्री, 43 डिग्री, कुछ भी एंगल्स रहे होंगे एक्यूट एंगल, तब कौन बड़ा रहेगा, कॉस बड़ा रहेगा, साइन छोटा। क्योंकि साइन उस टाइम अभी बढ़ना शुरू ही हुआ था, साइन बढ़ना शुरू ही हुआ था, कॉस तो ऑलरेडी बड़ा हुआ था, वो घटना शुरू हुआ था, तो कॉस बड़ा था उस टाइम। 45 डिग्री पे दोनों बराबर आ गए थे। अब 45 डिग्री के बाद साइन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन कॉस घटते घटते बहुत छोटा हो चुका था, इसलिए 45 डिग्री के बाद ये बड़ा है और ये छोटा है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? सब्जेक्टिव वालों का ऐसा पेपर, ऐसा क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कहाँ पे बराबर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वालों का बिल्कुल चांस बनता है। ठीक है? हाँ जी, टेन थीटा क्या होता है हमने कल भी सीखा था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 0/1 क्या होता है, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये दोनों बराबर थे तो बराबर नंबर बराबर से डिवाइड होके टोटल 1 हो गया। इधर आ जाओ, √3/2 को 1/2 से अगेन 2 से 2 कटा, √3/1 हो गया, √3/1 क्या होगा भाई, √3/1 हो गया ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर आएगा। और इधर 1 से 0 जब डिवाइड होगा तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू मैथ्स। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कर देते हो तो आंसर क्या लिखना पड़ता है? वैसे तो ये नॉट डिफाइंड गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली होता है, ये डिफाइंड है, एक्चुअली ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन उतना डिटेल में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपके लेवल पे ये डिफाइन ही नहीं है, ऐसे याद रखो, डिफाइन ही नहीं है आपके लेवल पे। 11th क्लास में सीखोगे कि नहीं ये डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड तो केवल दो चीजें होती हैं दुनिया में, एक 0/0 और एक ∞/∞। ये दो चीजें, ये दो वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर नीचे 0 है, ऊपर 0 के अलावा और कोई नंबर है तो ये डिफाइंड है, इसका आंसर आता है इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। बट चलो अब आप वो सब छोड़ो, आप तो ऐसे याद रखो कि 0 जब जब नीचे आएगा आपके लेवल पे वो क्या है, डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? अच्छा, ऑप्शन में भाई याद रखना सीबीएसई स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइंड की जगह अगर ये आ जाए तो टिक मार्क करके आना, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो बेचारा यही था। ठीक है ना? अगर बुक में नॉट डिफाइंड है लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है, वी कैन नॉट से कि उसने एनसीईआरटी से पेपर बनाया। बोर्ड है, 3-4 बुक्स को रेफर करके पेपर बनाता है, नहीं हो, ये भी तो हो सकता है नहीं बनाया हो। करें क्या, नॉट डिफाइंड ऑप्शन में है तो नॉट डिफाइंड लगाओ, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी इन्फिनिटी, ये कह रहा हूं, तो फिर नॉट डिफाइंड, क्योंकि फिर जब दोनों है तो फिर पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देंगे। ठीक है? क्लियर? अगर नॉट डिफाइंड ऑप्शन में है तो नॉट डिफाइंड, अदरवाइज इन्फिनिटी। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट 3 रेशियोज। ये अगर आपने 5 5 5 ये 15 रेशियोज अगर याद कर लिए, ये रेशियो है बेटा, ये 0 1/2 ये सब क्या है, ये रेशियो है, समथिंग बाय समथिंग का आंसर है ना। तो इन रेशियोज को अगर आपने याद किया तो अगले जो अगले 15 रेशियोज हैं वो इन 15 के रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हो,
लिख सकते हो ना। और रेसिप्रोकल करते ही क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या बनेगा नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल कोई भी कर देगा 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल भी कोई भी कर देगा क्या होगा √2 होगा। और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1/1 लिखेंगे, तो 1/1 को अगेन रेसिप्रोकल करके अगेन 1/1 लिखेंगे, और 1/1 सॉल्व होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए सेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल बनेगा, सॉरी सेक थीटा बनेगा कॉस थीटा का, राइट। ठीक है, चलो 1 का रेसिप्रोकल 1, कोई डाउट नहीं है, 1/1 लिखेंगे, उल्टा करके वापस 1/1 लिखेंगे और 1 ही आ जाएगा। √3/2 का उल्टा करोगे, उल्टा करने का मतलब समझो रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना, 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का रेसिप्रोकल अभी अभी मैंने करके बताया था क्या आया था, ऐसे याद रखो, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, देखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो रहा है, और ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो रहा है। लास्ट कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, ये 0 का रेसिप्रोकल, 1/√3 का रेसिप्रोकल 1 का, क्योंकि 1 के नीचे 1 आएगा, उल्टा करके भी वही आएगा। √3 का रेसिप्रोकल, √3/1 लिख सकता हूं मैं इसको, तो 1/√3 हो जाएगा उल्टा करते ही, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे के सारे याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो बेटा 15 तो याद होने चाहिए, 15 तो याद होने ही चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट रिलाई ऑन द टेबल। टेबल बनाने बैठोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि निकालना एक है, उसके चक्कर में आप पूरी टेबल बना दो, पूरी भी नहीं बनाओगे, कम से कम एक रो तो बनाओगे। और मान लो उसने 10 से पूछा है, 10 का कोई रेशियो पूछा है, जैसे 10 60 डिग्री पूछा है, तो फिर टेबल बनाने के चक्कर में आप साइन के पूरे रोज बनाओगे, कोस के पूरे रोज बनाओगे, इसको इससे डिवाइड करके ये लाओगे, और सपोज करो डायरेक्ट ही याद होता √3, कितना टाइम सेव होता। ठीक है, समझ पा रहे हो मामले की गंभीरता को, सिचुएशन की गंभीरता को समझ पा रहे हो कि टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो टेबल बनाना आता है वो अलग चीज है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ और एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस करने से वो वैल्यूज याद हो जाती हैं, जो ये मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, याद करो याद करो, ये अभी मैं कुछ एनालिसिस करके बता रहा हूँ इस टेबल में से, तो वो वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखो ये एनालिसिस तो हमने कर लिया कि साइन और कॉस रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या किसी ने इस पे नजर डाली, कॉसेक और सेक भी तो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, और किसी ने ये नजर डाली कि टेन और कॉट भी तो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं। देख लो भाई, कॉसेक इधर नॉट डिफाइंड है तो सेक उधर नॉट डिफाइंड है, इधर 2 है तो ये इधर 2 है, ये दोनों बराबर हैं, 2/√3 है और 1 है। जैसे साइन और कॉस चल रहे थे वैसे कौन चल रहा है, कोसेक और सेक, और टेन और कॉट भी चल रहा है, चेक लो जैसे, 0 यहाँ पर है तो वहां पर है, 1/√3 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, √3 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, और नॉट डिफाइंड यहाँ पर है तो यहाँ पर। तो एक्चुअली 15 वैल्यूज ही तो रिपीट हो रही है नीचे रिवर्स डायरेक्शन में। अगर आपने ये 15 वैल्यूज याद की हैं तो अगली 15 वैल्यूज इनकी रिवर्स डायरेक्शन है, इनकी क्या है रिवर्स डायरेक्शन। ये किसकी रिवर्स डायरेक्शन है, नहीं ये तो सेक की है, सॉरी ऐसे नहीं याद कर सकते, ऐसे फिर भी याद कर सकते हो। देखो अगर आपको साइन याद है और एक बार तो रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा, साइन का रेसिप्रोकल एक बार करना पड़ेगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बना सकते हो। एक बार कोसेक बना लिया ना आपने, अब सेक बनाने के लिए क्या कर दो, उसका एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन आप कर सकते हो, और फिर वापस कॉट बनाने के लिए किसका रिवर्स डायरेक्शन कर सकते हो। तो मैं यूं कहूंगा कि यहां तक आना पड़ेगा आपको, कहां तक, यहां तक आना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी की दो आप फटाफट रिवर्स डायरेक्शन में कर सकते हो। सेक किसकी रिवर्स डायरेक्शन है, कोसेक की, और कॉट किसकी रिवर्स डायरेक्शन है, टेन की। अब जो दो रेशियोज का पेयर बन रहा है, जो जो रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, तो साइन कॉस आ रहे हैं और सेक कोसेक आ रहे हैं और टेन कॉट आ रहे हैं। ये जो पेयर बन रहा है ना साइन कॉस का, सेक कोसेक का, टेन कॉट का, इन पेयर को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, जो थर्ड एक्सरसाइज है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में साइन कोस आएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कोसेक और सेक आएंगे क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में टेन और कोट आएंगे क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। अब वो कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, वो थर्ड एक्सरसाइज में कल ही एनालिसिस करेंगे उसका। अभी चलते हैं इस एक्सरसाइज की, इस टॉपिक की एक्सरसाइज पे, इसके क्वेश्चंस देखें कैसे आएंगे।
चलें, कोई डाउट? बना लोगे टेबल, वैल्यूज याद कर लोगे? कब तक? कल तो नई चीज शुरू हो जाएगी, आज कल कभी आता ही नहीं है। अभी सुबह ही हुई है, अभी पूरा दिन बाकी है। हाँ, मैं आज कर लेना, मैं ऐसे बच्चों की तरफ से सुनूंगा नहीं, आज कर लेना। कल तो मैं तीसरी एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, आप कल याद करने बैठोगे तो फिर तीसरी एक्सरसाइज का वर्क बढ़ जाएगा आपका, है ना? मैंने कहा कब याद करेगा, बोला कल। उसने नहीं कहा कि आज याद करूंगा कल सुनाऊंगा। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री है तो वैसे भी कल देखना है अपने को। चलते हैं सीधे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 हमला बोल देते हो एक साथ ही, सारे मिल गया। हाँ, एकता दिखाते हो, ये एकता दरी की दरी रह जानी है एग्जाम के बाद। चलो देखो, हाँ, साइन 60 कॉस 30 साइन 30। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया, क्वेश्चन भी बन सकता है साइन 90 या कुछ भी लिखा हुआ हो, साइन 60 कुछ भी लिखा हुआ हो, ये साइन इंटू 90 नहीं होता है। अरे साइन 90 का मतलब साइन इंटू 90 नहीं होता, ये कह रहा हूँ। साइन 90 का मतलब साइन गुणा 90, जैसे एक्स वाई का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू वाई। तो वैसे साइन 90 का मतलब साइन इंटू 90 नहीं होता है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, पहली एक्सरसाइज में चेक किया हो तो आपने, ट्रू फॉल्स में साइन एक्स इक्वल टू साइन इंटू एक्स होता है या नहीं होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, देखो एक्स इंटू एक्स वाई क्यों होता था, क्योंकि एक्स एक वैल्यू थी, वाई भी एक वैल्यू थी। साइन 90 साइन इंटू 90 इसलिए नहीं होता क्योंकि 90 तो चलो वैल्यू है, लेकिन साइन कोई वैल्यू थोड़ी ना है। साइन तो कोई वैल्यू थोड़ी ना है, साइन 90 एक वैल्यू है। अकेला मैं कहूं साइन, तो साइन कोई वैल्यू थोड़ी ना है। साइन किस एंगल पे, फिर वो उस एंगल पे जो आंसर आएगा वो एक वैल्यू होगी। ठीक है ना? ये तो वही बात हो गई। मान लो मैंने लिख दिया 1257, तो सर 1257 को मैं 12 × 57 लिख दूं क्या? लिख सकते हो क्या 12 × 57? नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते। तो फिर साइन 90 को, साइन जैसे 1257 एक वैल्यू थी, वैसे साइन 90 भी एक ही वैल्यू है। तो जब 1257 को नहीं तोड़ सके तो साइन और 90 को क्यों तोड़ोगे? ठीक है, क्लियर है? चलो साइन, हाँ नहीं आएगी, आएगी तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कैसे उसको सॉल्व करते हैं कल देखेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज तक तो नहीं आएगी, फिर थर्ड एक्सरसाइज में अगर आ जाती है तो क्या करना है वो कल बताएंगे। ठीक है, आएगी तो वो कुछ ऐसे सेट करके आएगी कि सॉल्व हो जाएगी, है ना, वो कल बताएंगे। चलो अभी तो इस एक्सरसाइज में तो स्पेसिफिक एंगल्स ही हैं 0 से लेकर 90। साइन 60, अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो ये गुणा है cos 30, फिर प्लस साइन 30 इंटू cos 60। देखें किस किस को याद हुई साइन 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, सेम सेम। देखो 60 और 30 90 होते हैं ना, तो जिन दो एंगल्स का सम 90 हो जाए वहां पे साइन और कॉस बराबर है, वहां पे साइन और कॉस क्या है, बराबर है। साइन 60 √3/2 है तो cos 30 भी √3/2। ठीक है, आगे प्लस साइन 30 1/2, अगेन 30 + 60 आ गया, तो फिर cos 60 भी क्या हो जाएगा। ये लॉजिक्स याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप तो वैल्यूज याद करो। √3/2 को √3/2 से गुणा करना है, तो √3 को √3 से गुणा किया 3, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया 4, 3/4 और 4/4 को सोल्व किया 4, 3 + 1 यानी कि 4/4 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, क्लियर है? और इस चीज को कल भी शायद एक क्वेश्चन आया था, उससे मैंने समझाया था कि देखो ये साइन एक्स प्लस, अगर मैं 60 को x लूं और 30 को y लूं तो ये क्या बन गया, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ऐसे बन गया ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, जो कि अल्टीमेटली क्या बनता है, साइन एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई का मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो ये साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 भी 1 ही होता है। ठीक है, अगेन कम टू द हवेली, अगर ज्यादा प्रकाश चाहिए तो इस पे कम टू माय ऑफिस। ठीक है, 210 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, फिफ्थ वाला। ओके, दिव्यांग की डिमांड है भाई, फिफ्थ वाला करवा दो। 5 अपनी जगह 5 रहेगा,
हाँ, अब ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब ये होता है, देखो बेटा, अगर मेरे को 3 का स्क्वायर करना है तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, कोई डाउट? अगर 5 का करना है तो कैसे लिख देता हूँ? मतलब ये 3 बराबर 3 स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर करना है मान लो, और 5 का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर करना है। तो अब मुझे साइन एक्स का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है? तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं जैसे उधर लिख रहा हूं, तो ये तो एक्स का ही स्क्वायर हुआ ना, मुझे तो साइन एक्स का स्क्वायर करना था। देखो अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ना, दैट मीन्स जो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90 में से उस एंगल का स्क्वायर कर दिया आपने। 30 डिग्री का स्क्वायर कर दिया 900 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का स्क्वायर कर दिया 3600 डिग्री हो गया। हमको एंगल का स्क्वायर नहीं करना था, हमको उस एंगल पे साइन की वैल्यू निकालनी थी, और जो वैल्यू आई उस वैल्यू का स्क्वायर करना था, और जो वैल्यू आई उस वैल्यू का क्या करना था। तो असली तरीका तो इस चीज को लिखने का ये है कि आप स्क्वायर या ना लगा के ऐसे लगाओ। असली तरीका भाई पहले साइन एक्स की वैल्यू निकालो फिर उसका स्क्वायर करो, असली तरीका ये है। बट ये लिखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बार बार ब्रैकेट लगाओ स्क्वायर लगाओ, तो इसीलिए एक तरीका निकाला गया कि ये स्क्वायर जो है ब्रैकेट हटाओ और ये स्क्वायर इसके और इसके बीच में लगा दो, और उसको पढ़ा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर दो अलग अलग वैल्यूज हैं। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है एंगल का स्क्वायर करके साइन निकालना, यानी पहले स्क्वायर करो फिर साइन फंक्शन अप्लाई करो, उस पर साइन का रेशियो अप्लाई करो। और इसका मतलब है पहले साइन एक्स निकालो और जो आंसर है उसका स्क्वायर करो। उसमें स्क्वायर पहले हो रहा है, इसमें स्क्वायर बाद में हो रहा है, वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है इसमें। उसमें स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें वैल्यू का स्क्वायर है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये चीज जनरली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जैसे कोई भी एंगल ले लिया 30 डिग्री या 45 डिग्री, उस एंगल का स्क्वायर कर दिया तो वो बहुत बड़ा एंगल हो गया। जैसे 30 डिग्री का स्क्वायर 900 डिग्री हो गया, और 900 डिग्री पे साइन वैसे भी हमारे रेंज पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली कहें तो ये चीज हमारे कोर्स में डिफाइंड नहीं है। कौन सी चीज डिफाइंड है? इस तरह की चीज डिफाइंड है। अब आओ क्वेश्चन पे। 5 अपनी जगह रहेगा, कोस स्क्वायर 60। अब कोस स्क्वायर 60 का मतलब है पहले कोस 60 निकालो वैल्यू, कोस 60 की जो भी वैल्यू होती है उसका क्या करना है आपको? स्क्वायर। तो कोस 60 क्या होता है बोलो दिव्यांग? 1/2, और इस 1/2 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, क्योंकि इसने स्क्वायर लगाया यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है? प्लस, आगे क्या है? 4। अब सेक स्क्वायर 30, तो आप पहले सेक 30 निकालो। सेक 30 क्या होता है? अब सेक 30 याद नहीं आ रहा, 2/√3। सपोज करो सेक 30 याद नहीं आया, तो सेक किसका रेसिप्रोकल था? कॉस का। कॉस 30 √3/2 होता है, √3/2 का उल्टा कर दो 2/2। तो मैंने क्या कहा, वो 15 याद कर लो तो नीचे 15 तो उल्टे उल्टे करते जाएंगे। 2/√3 का भी स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 1 होता है, तो 1 का क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर कर दूंगा, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30। साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का क्या कर दूंगा मैं? होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है, और √3/2 का क्या कर दूंगा मैं? होल स्क्वायर। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई नहीं है, मतलब रिवीजन पार्ट में आई नहीं है, लेकिन अगर आ जाए, मतलब हमको याद हो, तो इसकी वैल्यू सीधे 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 होता है। अभी इसको सॉल्व कर लो, अभी भी 1 ही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तभी भी इन दोनों का सम क्या आएगा? 1 ही आना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको फर्दर। हाँ, यहाँ जाइए इस जगह। तो 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर बोलो, 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर बोलो, 4/2, वेरी गुड, माइनस 1 का स्क्वायर बोलो, होल डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर बोलो, और √3/2 का स्क्वायर बोलो, 3/4। उधर आ जाओ, 5 इंटू 1/4 बनेगा 5/4, प्लस 4 इंटू 4/3 बनेगा 16/3, माइनस 1 का 1। नीचे आ जाओ, नीचे तो 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लेते ही 1 + 3। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या एलसीएम आएगा? 4 और 3 का 12, तो 12 एलसीएम ले लो वहां पे। 4 3 जा 12 होता है, तो 5 3 जा 3, 4 जा 12 होता है, तो 16 4 जा माइनस 12 1 जा 12। नीचे 1 + 3 4 हो गया, 4/4 कट गया, मतलब नीचे तो 1 आ गया एक तरीके से, इक्वल टू
64 प्लस 15 कितना होगा? 74 और 5 79, और 79 में से 12 घटा दो 67। ठीक है, 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 3 64 में एज इट इज जोड़ दो तो भी 67 डिवाइडेड बाय 12 आंसर। नीचे तो डिवाइडेड बाय 1 है ना, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा 67/12। ठीक है, चेक करो पीछे आंसर सही है। ठीक, तो कोई डाउट बोलो दिव्यांग। सर हाँ बताओ। सर जैसे आपने अभी बताया था कि साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू अगर यानी 90 है इनका प्लस, तो इनकी वैल्यू भी सेम होगी। साइन 60 और कॉस 30 की 30 हाँ वैल्यू अगर सेम। इन दोनों को सर, तो tan 60 और कोट 30 होगा तो इनकी भी सेम होगी क्या? बिल्कुल सेम होगी। आप देखो ना टेबल में, देखो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, टेबल है ना आपके सामने, आप देखो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 और cot 30 की भी वैल्यू 1/√3 है, बिल्कुल होगी। और 60 पे उसको 60 ले लो, इसको 30 ले लो तो भी सेम है। जैसे tan को 60 ले लो, एक को 60 लो, एक को 30 लो, tan को 60 लो √3, cot को 30 लो √3। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक है ना, टेबल में आप एनालाइज करो उस चीज को, टेबल को एक बार गौर से देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें उसमें से पकड़ में आएगी और काफी माइंड में इलेबोरेशन होगा। तो फिर आप कोई भी वैल्यू है ना बिना टेबल के सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे उसने देखते देखते इस चीज को एनालाइज किया, यार ये जैसे 30-60 पे वैल्यू बराबर है तो टेन और कॉट में भी होगी, साइन और कॉस में हो रही थी, टेन और कॉट में भी होगी, और कोसेक और सेक में भी होगी। जो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं उनमें होगी, जो रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं उनमें होगी। ठीक है, अगर वो वाली इमेज याद रखो जो कल याद करवाई थी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो उस इस इमेज से याद करें तो साइन और कॉस एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, कोसेक और सेक एक दूसरे के रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कल का है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो बता रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कल पढ़ेंगे अपन डिटेल। ठीक है जी, चलो इस एक्सरसाइज में से कोई और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक दो क्वेश्चन तो देख लो। हाँ, सेकंड का बोलो बोलो। सेकंड का सेकंड बताना एक बार। 10 स्क्वायर 45 क्या होता है? 1। तो 1 - 1 क्या होगा? 10 स्क्वायर 45 1, 1 + 1 क्या होगा? 2। 0/2 क्या होगा? तो देखो ऑप्शन में 0 है तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होगा ऑप्शन में 0 ना देके ऐसे दे दे 10 0, तो फिर भी ये आंसर होगा। मतलब जो आंसर है ना 10 0 0 होता है ना। अरे अब उसमें टेबल में देखना पड़ रहा है, 10 0 भी 0 होता है, साइन 0 एंड tan 0 0 होते हैं दोनों। ठीक है, हाँ जी देखो, मतलब कुल मिला के जो आंसर आ रहा है वो आंसर ऑप्शन में एज इट इज नहीं दिखते हुए उस आंसर की भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना के वैल्यू दे दे। फॉर एग्जांपल आंसर 1/2 आया, क्या आया? अब 1/2 ऑप्शन में नहीं है, इसकी जगह ऑप्शन में क्या रख सकता है? साइन 30 या फिर cos 60, क्योंकि साइन 30 भी 1/2 होता है और cos 60 भी। जैसे ये रहा ना, इसमें देखो एक भी वैल्यू आंसर में नहीं है, अब इसका जो भी आंसर आएगा वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में सोचना पड़ेगा। तो ये एक तरह का क्वेश्चन बनता है जिसमें वैल्यूज डायरेक्ट ना देके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते। थर्ड क्वेश्चन इस जो एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ए और बी दो कोई एंगल है, उन दोनों एंगलों को जोड़ के 10 लगाता हूं तो √3 आता है आंसर, 10 रेशियो निकालता हूं। ए और बी वही जो दो एंगल हैं उनका डिफरेंस करके 10 लगाता हूं तो क्या आता है? 1/√3 आता है। तो आपको बताना है ए और बी की वैल्यू, कि ए एंगल तो कितना था और बी एंगल कितना था। ठीक है, तो देखो मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन क्या है, tan ऑफ a प्लस बी क्या है? √3। ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, बोलो। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि tan ऑफ a माइनस बी क्या है? अच्छी बात यह है कि जो ये वैल्यूज हैं वो उस टेबल की वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अगर ये उस टेबल की वैल्यूज नहीं हो तो ये क्वेश्चन स्लाइटली मोर डिफिकल्ट हो जाता है। अभी ये इजी क्वेश्चन है। आप ये सोचो कि tan जो होता है √3 कब होता है? 60 डिग्री। वेरी गुड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan ऑफ a प्लस बी एज इट इज छोड़ दिया मैंने, √3 को मैंने लिख दिया tan 60 डिग्री। एनी डाउट? आप सोचो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan ऑफ a माइनस बी, और 1/√3 को मैंने लिख दिया tan 30 डिग्री। अब एक तरीके से 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, मतलब ऐसे काट मत देना, वहां पे कटता नहीं है ये, क्योंकि 10 कोई वैल्यू नहीं है जिसको काट रहे हो आप माइंड में ऐसे सोच सकते हो कि 10 इधर भी है 10 इधर भी है, बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, 10 इधर भी है 10 इधर भी है, तो अंदर वाला एंगल भी बराबर होंगे,
तो यानी कि a प्लस बी जो एंगल होगा वो 30 डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पे a माइनस बी जो एंगल होगा वो, बेटा दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन अभी ताजा तरोताजा पढ़ के आए हो, a और b की वैल्यू निकालो, चाहे से एलिमिनेशन से, चाहे से सब्स्टिट्यूशन से, चाहे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, चाहे से ग्राफिकल से, जैसे भी चाहो। ठीक है, दोनों को जोड़ दूंगा, माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a बराबर 90, 30 और 60 90 हो गए ना, a बराबर 45, अब 45 को चाहे यहाँ पुटअप करो चाहे यहाँ पुटअप करो, b आ जाएगा 15, तो a है 45 और b है 15। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे मत मान के चलना यही आएगा, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स में कोई अच्छा सा देख दो, हाँ ये लो भाई, इंक्रीज डिक्रीज आ ही गया जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे ही साइन थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है मतलब एंगल बढ़ता है, एंगल 0 से 30, 30 से 45 एंगल बढ़ रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, ये ट्रू है। लेकिन जैसे ही थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा नहीं बढ़ता है, वो घटता है, तो ये फॉल्स होगा। अच्छा, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की हर एक वैल्यू पे बराबर है क्या, नहीं, केवल एक ही वैल्यू पे बराबर है जब थीटा 45 डिग्री है। और कॉट ए जो है डिफाइन नहीं होता है, ए बराबर 0, मतलब एंगल 0 डिग्री है तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है क्या, बिल्कुल है, तो ये ट्रू। और साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये सबसे वाहियात बात है, इसने तो सीधे सीधे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो वही बात हो गई एक तरीके से, साइन ए को आप साइन इंटू ए लिख रहे हो, ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता फोर गॉड से, है ना, साइन ए प्लस बी कुछ और ही होता है ना, ये तो नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये स्पेसिफिक एंगल्स वाली एक्सरसाइज कंप्लीट है, कल चलेंगे तीसरी एक्सरसाइज पे, इसके क्वेश्चंस कर लेना।